एक बार फिर आप सभी का रोबोस्ट स्टडी में स्वागत है। जैसा हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सारे उन विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक साइंस का सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम संक्षेप में सारा साइंस के कॉन्सेप्ट जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा उसको हम आप तक लेके आएंगे ताकि आप संक्षेप में सारे साइंस को रिवाइज कर सको। ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे सारे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 10th के बाद उन्होंने साइंस से काफ़ी दूरी बना ली है। तो हम इसी को बेस मानते हुए हम ये सेशन आपके लिए लेके आए हैं और आज इस सेशन में फिर एक बार एक नया चैप्टर लेके हम डिस्कस करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, सॉरी केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि एक मैटर कैसे बना बेसिकली और उसके बनने में किस किस चीज़ों का योगदान है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैटर को दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो फिजिकली क्लासिफाइड हम किसी भी मैटर को करते हैं तीन चीज़ों में। एक को बोलते हैं हम सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सो ये तीन क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। सिमिलरली हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को तो हम कहते हैं एलिमेंट, सेकंड इज योर कंपाउंड एंड थर्ड वन इज योर मिक्सचर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली चीज़ है कि दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है मैटर का। वन इज योर फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अदर इज योर केमिकल क्लासिफिकेशन। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम एक मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में थ्री डिफरेंट क्लास में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मैटर में उसको क्लासीफाई करते हैं। नाउ मैटर के बारे में एक हमेशा से काफ़ी समय से साइंटिस्टों के दिमाग में बड़ी उथल पुथल रही कि मैटर बना कैसे है, क्या चीज़ से बना है। तो आप जैसे देखेंगे कि हमारी किताब में भी लिखा है कि 500 BC में, 500 BC में भारत में एक महर्षि कंडन नाम के एक फिलोसफर हुए। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किसने फर्स्ट प्रपोज किया था। तो महर्षि कंडन है, इन्होंने एक पॉस्टुलेट दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि हम पदार्थ को अगर छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें इससे फर्दर हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिवाइड बियॉन्ड, इज नॉट पॉसिबल। एंड इसको उन्होंने परमाणु कहा, इन्होंने इसको कहा परमाणु। सो परमाणु इज द इनडिविजिबल पार्ट। इसके बाद में हम इसको नहीं कर सकते हैं महर्षि कंडन के हिसाब से। और उन्होंने ये भी कहा कि दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अप द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। और ये जो परमाणु है ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये बेसिकली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो और यही हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर का फॉर्म प्रदान करते हैं। अब आगे हम चलते हैं तो ये बेसिकली उसी समय दौरान ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी इस पे डेमोक्रिटस एंड
ल्यूसिपियस नाम के दो फिलोसफर थे, उन्होंने भी इसी में अपने अपने विचार दिए, और उनका भी यही कहना था कि द पार्टिकल ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। और 18वीं शताब्दी के अंत आते आते साइंटिस्ट लोगों ने ये रिकॉग्नाइज किया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द कंपाउंड, एंड नेचुरली बिकेम ए interested in finding how and why the element combined and what happened when they combined। तो बेसिकली ये तो उन्होंने समझ में आ गया था कि एलिमेंट और कंपाउंड दो चीज़ें तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, और ये कैसे बनते हैं और इनके बनने में क्या रोल है, और इसी को समझने के लिए जो हम दो लेजोवियर साइंटिस्ट, बाद में एक और साइंटिस्ट प्रिस्ट भी उनके साथ में जुड़े, और उन लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक रूल का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल डिराइव किया। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक रूल डिराइव किया। उस रूल में उन्होंने ये बताया कि कैसे ये बेसिकली एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे और वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक्चुअली एक्यूरेटली द मासेस ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व, एंड इसमें बेसिकली इन्होंने दो लॉ दिए। एक लॉ को इन्होंने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ उन्होंने बोला लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड ये बेसिकली ये दो लॉ हमें बताया कि कैसे ये एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इनके बीच में क्या सिद्धांत काम करता है, कौन सा लॉस काम करता है। तो लॉज़वियर एंड प्रूस्ट साहब ने ये सिद्धांत दिया। तो लॉ, अब हम एक एक करके इसको देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि यदि हम किसी स्टेट दैट the mass cannot be created, law of conservation of mass state that mass cannot be created not destroyed in a chemical reaction। तो किसी भी chemical reaction में in any, so law of कहता है कि in any chemical reaction mass can neither be created or destroyed। so किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना, ये है बेसिकली लॉ ऑफ, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का अगर दूसरी भाषा में बोले, इन अदर वर्ड, कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर बोले किसी भी रिएक्टेंट में कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या, जब एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो जो रिएक्टेंट साइड होता है, जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर CO3 को अगर हम गर्म करते हैं, CO3 जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ओके,
तो एंड ये पाया जाता है कि जब 100 ग्राम, अगर हम इसको ग्राम के हिसाब से मेज़र करते हैं, देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तब ये 54 ग्राम 56 ग्राम माफ़ कीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और जब इसको आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो फिर आपको दोबारा 100 ग्राम ही मिलता है। इसका मतलब क्या, जो मास जो लेफ्ट हैंड साइड में है LHS में, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो RHS साइड में है, राइट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो एक रिएक्शन में एक रिएक्शन समाप्त होने के बाद, एक कंप्लीटली सक्सेसफुल रिएक्शन खत्म होने के बाद भी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नाइदर नॉर डिस्ट्रॉय। तो ये पहला हो गया। ओके, नाउ हमारे NCERT में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एक्टिविटीज़ की, तो इसलिए मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये बताया कि कैसे मास सेम होता, मास ना बनाया जा सकता है ना उसके वो डिस्ट्रॉय किया सकता है। ये तो हमारा हो गया पहला लॉ। नाउ सेकेंड लॉ इन्होंने बताया कि द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। सो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। ओके, सो लेज़ोवियर ने साहब अलॉन्ग विथ अदर साइंटिस्ट उन्होंने ये बात बोला कि किसी भी a chemical compound is always made of some element combined together in some fixed proportion by mass. ओके, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यही चीज़ लिखा हुआ है, इन एनी केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ मास। बोला कि इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in definite proportion by mass. Okay, so definite proportion of mass का क्या मतलब हो गया? definite proportion of mass का हो गया कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर वही जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो हमेशा सेम होती है। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझने का कोशिश करेंगे कि अगर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहीं से भी वाटर एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। सो वाटर क्या है? वाटर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो वाटर का एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होता है 1:8 होता है। ओके, सो साहब यदि आप वाटर को किसी भी सोर्स से ले लो, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो रेन वाटर हो, ओके, चाहे वो से आपके टैप वाटर, नल का पानी, जो भी पानी, वाटर को आप कहीं से भी ले लो, चाहे किसी भी फॉर्म में किसी भी सोर्स से ले लो, वाटर का जो प्रपोर्शन होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो 1:8 ही होगा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग तरीके से बन सकता है। जब हम चारकोल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है ना, और लाइमस्टोन को हीट करते हैं, जैसे अभी ये रिएक्शन देखा था, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बना। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब अगर हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और
ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है, ओके, वो है बेसिकली 3:8 के रेशियो में, ओके, 3:8 के रेशियो में है। सो ये 3:8 के रेशियो में ये बताता है कि हमारा किसी भी सोर्स से हमारा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कोई भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन उस पे जो रेशियोज हैं, वो रेशियोज हमेशा 3:8 का ही होगा, उससे कम नहीं होगा, ना उससे ज़्यादा होगा। तो ये रेशियो है, ये बिल्कुल फिक्स्ड होगा। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा ये दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। एक तो पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने ये बताया कि ना मास हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली हमने मास जो एक केमिकल रिएक्शन में जो मास बिफोर द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्टेंट का होता है, वही किसका होता है, वही आपका प्रोडक्ट का होता है। एंड सेकेंड उन्होंने बोला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इसका ये मतलब था कि जो एलिमेंट किसी भी फॉर्म में आपको ले ले, अगर वाटर के जैसे एग्जांपल में लिया हमने, या कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया, तो आप किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले लें या वाटर ले लें, तो उसके जो रेशियोज हैं एलिमेंट का उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, दैट्स रिमेन फिक्स, दैट्स कैन नॉट बी चेंज। ओके, सो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ आया होगा। इसके साथ में एक छोटी सी और एक चीज़ मैं बता दूं कि इन दोनों लॉ के बाद में सामने में रह के लेके एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डाल्टन। तो उन्होंने डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है। ये सारे डेवलपमेंट होने के बाद में वो जो उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी, वो बेसिकली ये दो जो लॉज थे, लॉज ऑफ, और जो दो लॉज थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थे। उन्होंने कहा था, तो उनका पहला कहना था कि ऑल पार्टिकल्स आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो जितने भी मैटर हैं, ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो ऑल मैटर्स आर, तो डाल्टन साहब ने बताया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब ने बताया कि नंबर 1 कि ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ओके, तो सारे जितने भी हैं सब छोटे छोटे, ये दे हैव ऑल मेड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। जितने भी मैटर है दुनिया में, जो भी मैटर है वो छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिसको हम एटॉम कहते हैं, जैसे हम लोगों ने आगे देखा चैप्टर की शुरुआत में। सेकंड में उन्होंने कहा कि द एटम्स आर इनडिविजिबल, द एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम को और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। ये उस समय के लिए करेक्ट था, अब के लिए करेक्ट नहीं है। एटम को फर्दर तोड़ा जा सकता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम आगे चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो हम इस बात को करेंगे कि ये पोस्टुलेट डाल्टन साहब ने दिया था। उस समय ये सही था, आज में ये सही नहीं है। नाउ तीसरी बात इन्होंने कही थी कि एटम्स ऑफ ए गिवन केमिकल of a given element are identical in mass and chemical properties. So given element का for a given element जो atoms होते हैं, for a given element the atoms, इनका जो इनके जो मास होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, सेम होता है। याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। फोर्थ इन्होंने बताया कि
ठीक उसकी अपोजिट उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ different element have different mass and chemical properties. होगा भी, निश्चित है। अगर हाइड्रोजन वाटर का जो भी जितने भी एटम्स होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटम्स होगा, इन दोनों का एटम्स के जितने प्रॉपर्टीज होंगे, मास होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ओके, पांचों ने कहा कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। जो एटम्स होते हैं दे कंबाइंड in definite ratio to form what compound। अगर वाटर बनाना है तो हमेशा से इनका यही रेशियो, जो सेकेंड लॉ में हम लोगों ने यहाँ जाने की कोशिश की कि उनका एक रेशियो डिफाइंड होता है। ओके, एंड लास्ट में उन्होंने बोला कि द रिलेटिव नंबर्स एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। सो ये पॉस्टुलेट डाल्टन साहब ने दिए। ओके, ये पॉस्टुलेट्स बहुत फेमस हुए उस समय में। ओके, इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे इस पॉस्टुलेट्स के। ओके, सो जैसे लिमिटेशन जैसे थे कि एटम्स आर नो लॉन्गर इंडिविजिबल। ओके, इसके हैं तो ये वाला अब तो ख़त्म हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जैसे चीज़ें आ गई हैं। तो जैसे अभी अगर हम बोलें तो अभी तो एटम्स को हम एटम्स आर डिविजिबल। सो पहला तो गड़बड़ ये है इनका ये पॉस्टुलेट का। सेकेंड पॉस्टुलेट था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव ए डिफरेंट मासेस। इन्होंने कहा था कि उनके मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, लेकिन इनके जो लिमिटेशन ऐसे नहीं है। आगे आप पढ़ोगे समथिंग कॉल आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके सेम एलिमेंट विद द डिफरेंट मास नंबर। जैसे सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मास नंबर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या लूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप ले लें क्लोरीन को। क्लोरीन का केमिकल फार्मूला होता है Cl। तो Cl का दो मास नंबर हो सकता है, एक है 35 और एक है 37। ओके, सो आप ये तो फिर गलत हो गया। इन्होंने कहा कि उनके सेम मास होंगे, है ना। सो बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव ए डिफरेंट मास, दे मे हैव अ डिफरेंट मास। तो एलिमेंट ऑफ सेम एलिमेंट, देखिए क्लोरीन एलिमेंट है, उसके मासेस डिफरेंट है। तो ये भी पॉस्टुलेट्स आज के समय के अनुसार से वो गलत हो गया। ओके, नाउ थर्ड था कि उन्होंने जैसे कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। ओके, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अभी अगर आप देखेंगे तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास। डिफरेंट एलिमेंट may have सेम मास। कैसे सेम मास है? आप देखिए, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये है आपका पोटासियम और कैल्शियम। पोटासियम एंड कैल्शियम। पोटासियम का सिंबल K होता है और कैल्शियम का Ca होता है। तो अगर कैल्शियम एंड पोटासियम के हैविंग ए सेम मास नंबर, दोनों का मास नंबर 40 होता है। अब ये दो अलग एलिमेंट है बट इनका मास नंबर 40 है। तो ये भी पॉस्टुलेट्स इनका गलत हो गया। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये समय के अनुसार में चेंज हुआ और इसको हम लोगों ने बाद में बोला आइसोबार्स।
सो आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइसोटोप्स मतलब सेम एलिमेंट जिनके मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे हमने देखा क्लोरीन, और डिफरेंट एलिमेंट जिनके मास नंबर सेम हो सकते हैं, जैसे पोटासियम एंड कैल्शियम। ओके, और एक पॉस्टुलेट इन्होंने बोला था जो इनके लिमिटेशन में आई, तो बोला सब्सटेंस मेड ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, सेम प्रॉपर्टीज नहीं होता, जैसे कि चारकोल, ग्राफाइट एंड डायमंड, ठीक है, all they are made up of carbon atoms but their physical properties are different। ओके, क्या क्या है, जैसे हमने क्या क्या बोला, देखिए क्या है, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जिसको हम बोले जैसे कि सब्सटेंस मेड अप ऑफ same kind of atoms may have different properties। so जैसे आप देख लो, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, चारकोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये तीनों अलग अलग है, बट ये तीनों कहाँ से बने हैं, ये तीनों कार्बन से बने। ओके, सो हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि एटम्स क्या है। एटम्स हम बेसिकली एक इन जो महर्षि कन्नड़ ने 500 BC में बताई थी कि एटम्स एक इनडिविजिबल पार्ट है। ओके, जो कि 500 BC में महर्षि कन्नड़ ने बताई थी, और उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया था। ओके, फिर हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, इसके अंदर पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, और हमने देखा कि मास ना इधर क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। और दूसरा हमने देखा कि जो हमारा एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, चाहे सोर्स कुछ भी हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया था वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। पानी आप कहीं से भी ले लें, नदी से ले लें, कुएं से ले लें, कहीं से भी ले लें, बट इसमें हमेशा जो रेशियो होगा वो रेशियो बिल्कुल वही होगा, उस कभी भी सोर्स चेंज हो जाने से रेशियो चेंज नहीं होगा। दैट विल बी ऑलवेज 1:8। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ऑलवेज सेम होगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए। फिर हमने देखा लास्ट में कि कार्बन इनके बेसिस पे हमने क्या क्या पॉस्टुलेट्स, हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने इन 2 लॉस के ऊपर में इन्होंने हमें दिया, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि ये जो पॉस्टुलेट्स हैं उस समय के लिए तो सही थे, बट आज के हिसाब से ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप अभी घबराइएगा मत, ये तो बिल्कुल थोड़ा से कम्बरसम लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी आप बस थ्योरी को समझने का प्रयास करें। जब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा, आप फीडबैक दें और हमारे सेशन को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है, और हम इसी तरीके से आपको हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए मदद करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।